क्रिस्टल कंपनी का बोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है 17PW26-4। ये बोर्ड मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ एलईडी टीवीज़ के अंदर, मुख्तलिफ एलसीडीज़ के अंदर, टीएफटीज़ के अंदर, मॉनिटर्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास तोशिबा का बोर्ड है और ये इस पे इस्तेमाल होता है। ये एक्चुअल कंप्लीट टीवी सेट है और इसका रिपेयरिंग कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करूँ, क्योंकि मुझे मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे मुझे बहुत ज़्यादा भाइयों ने, मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने, मुझे कम्युनिटी ने इस चीज़ पे फोर्स किया कि सर आप उर्दू में और हिंदी में ये शुरू करें। तो मैं आप लोगों के इसरार पे, आप लोगों के बार बार फोर्स करने पे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको कोर्स अच्छा लगेगा और अगर आपकी कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। कहीं पे देखें, कोई भी इंसान आलम नहीं होता कि मैं इसके जो मेरी थ्योरी है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है आज तक, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रांसफ़र करूं। तो अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आती, हो सकता है किसी जगह पे मैं एक्सप्लेन करने में मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुमकिन है किसी को इससे फ़ायदा हो सके। चलें जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी भी पावर सप्लाई को पकड़ते हैं तो हमें उसमें क्या नज़र आता है? सबसे पहली नज़र हमें एक चीज़ आती है कि यहाँ पे इसने है तो ये इसके दो पोर्शन हुए। अभी ये दो हिस्सों में तकसीम है और इसमें देखें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट लगे हुए हैं इस जगह पे, और यहाँ पे आके दो कंपोनेंट लगे हुए हैं जिनका आपस में ताल्लुक है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है और ऑप्टो कपलर है। एक ट्रांसफार्मर आ रहा है रास्ते में, दो ऑप्टो कपलर, ट्रांसफार्मर, रिले और कुछ ये कैपेसिटर हैं जो कि हाई वोल्टेज स्पाइक को ग्राउंड करते हैं। इसका टोटली ताल्लुक इस बोर्ड का, इस पोर्शन का आइसोलेटेड है, एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कनेक्टेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में दोनों वाइंडिंग सेपरेट हैं, दोनों के अंदर इंसुलेशन है, दोनों के अंदर टेप लगी हुई है, उनका दोनों तारों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। इस ट्रांसफार्मर में भी सेम है। यहाँ पे रिले है तो ये भी, इसका भी जो आर्मेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्मेचर है, वो सेपरेट करता है, उसको इंसुलेट करता है। और ये ऑप्टो कपलर है, ये ऑप्टो कपलर ऑप्टिकली कनेक्टेड है जो कि आईआर के जरिए या लाइट के जरिए इनका ताल्लुक है इस दुनिया का इस दुनिया के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोर्शन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है इस पोर्शन से। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये मेन लाइन है, मेन लाइन को हमारी जो यूजेबल लाइन है उससे हमेशा इंसुलेट रखा जाता है इलेक्ट्रिकल शॉक से, और बहुत सारी रीजंस हैं जिसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा पोर्शन देखिए क्या बनता है कि दो हिस्सों में तकसीम कर लिया हमने। डिज़ाइनर ने, मैन्युफैक्चरर ने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा लेफ्ट साइड पे आता है जहां पे आपका इनपुट पावर कनेक्टर लगता है। इनपुट पावर कनेक्टर वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड, इसको कहेंगे सेकेंडरी साइड, इसको कहेंगे गर्म साइड, इसको कहेंगे ठंडी साइड, इसको कहते हैं हम कोल्ड हॉट साइड, हॉट एरिया, कोल्ड एरिया, या हॉट साइड, कोल्ड साइड। इसको ठंडी गर्म कहते हैं, जो भी हम जैसे भी आप ट्रांसलेट करते हैं वैसे इसको आम जुबान में इसको हॉट साइड और कोल्ड साइड कहा जाता है। कि ये
हाई वोल्टेज एरिया है, ये लो वोल्टेज एरिया है। यहाँ पे हम मेन लाइन कनेक्ट करते हैं। अभी आते हैं हम डायग्राम पे। इसको मैं मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करूँगा ताकि हमें समझने में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में पता चलता रहे। पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे कि डायग्राम को हम कैसे पढ़ते हैं। मैं इस डायग्राम को, ये बहुत बड़ी डायग्राम है, अगर मैं बनाऊंगा तो हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे में ये पूरी पावर सप्लाई आपको पढ़ा दूं, लेकिन समझ नहीं आएगी। तो इसको हम पोर्शन वाइज पढ़ेंगे। पहले पोर्शन में हम इसका सिर्फ इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे चलते जाएंगे, पोर्शन वाइज पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, समझने में आसानी होगी। चलिए जी, बोर्ड को रखें अपने सामने। इस तरह से हम रखते हैं ऐसे करके, ताकि हमें यहां पे हमने देखना है तो कनेक्टर है। तो अगर मैं आता हूं डायग्राम पे, यहां पे देख लीजिए डायग्राम, यहां पे हमें नजर आता है PL809। PL809 पे अगर देखेंगे, एक लाइन ये लगी हुई है, इसके आगे नजर आ रहा है हमें फ्यूज, रेडियल फ्यूज है, गोल फ्यूज है। यहां पे देखें तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये PL809 कनेक्टर है, ये वाला, ये PL809, ये PL809। इसके आगे 2 लाइनें निकल रही हैं इस कनेक्टर से आगे। इस कनेक्टर से आगे 2 लाइनें निकलती हैं। उन दोनों लाइनों को अगर इस तरह रखेंगे तो ये देखिए हमें बिल्कुल इस तरह की डायग्राम बनती नजर आ रही है। एक लाइन ये चली गई और दूसरी लाइन को देखें तो ये आ रही है। तो यहां पे क्या लगा हुआ है, F800, ये हमारा है यहां पे F800। देखें अभी, यहां पे F800 आ गया। F800 क्या है, फ्यूज है। अभी देखें तो जो करंट, एक लाइन हमने यहां अप्लाई की, दूसरी लाइन यहां पर अप्लाई की, ये करंट फ्यूज में से गुजरेगी। अगर ये फ्यूज हमारा ख़राब होगा, इसमें प्रॉब्लम होगी, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट को आगे गुजरने नहीं देगा। इससे आगे चलें जी, इससे आगे चले तो S823, S824, ये 2 चीज़ें यहाँ पे लगी हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जंपर लगा हुआ है, यहाँ पे जंपर है। और अगर बोर्ड के अंदर देखेंगे तो बोर्ड के अंदर आपको ये 2 जंपर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद ये कनेक्टर है, फ्यूज़ है, जंपर आ गए, ये जंपर आ गए। ये जंपर किस लिए लगाए गए, कुछ टीवी सेट के अंदर इस तरह का पावर बटन होता है, पावर ऑन ऑफ मैनुअली करते हैं आप। तो जिसके अंदर ये स्विच लगा होगा वहां पे ये जंपर नहीं होंगे, वहां पे ये जंपर नहीं होंगे। वहां से 2 तारें लगा के ये स्विच ऐसे लगा होगा। अभी देखें क्या है कि करंट यहां से गुजरी, ऐसे गुजर के जा रही है डायरेक्टली, लेकिन जिसके अंदर ये स्विच होगा वहां पे ये जंपर रिमूव होंगे। ये जंपर यहाँ पे बोर्ड के अंदर ये जंपर नहीं होंगे, बल्कि एक तार यहाँ से उठाई इस पिन पे दे दी, दूसरी तार यहाँ से उठाई इस पिन पे दे दी। अगर आपका ये स्विच फंक्शनल नहीं है, ये स्विच ख़राब है, काम नहीं कर रहा, तो क्या करें, इसको ऐसे जंपर कर दें तो ये स्विच आपका निकल गया और आपका बोर्ड डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास VAR 510 लगा हुआ है। यहां से निकलने के बाद ये येलो कलर का एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ये कैसे लगा हुआ है, एक लाइन ये डायरेक्टली आ रही है और फ्यूज से गुजरने के बाद ये इस जगह पे ये लगा हुआ VAR।
इसको VAR भी कहते हैं, MOV भी कहते हैं, मल्टी वोल्टेज अरेस्टर भी कहते हैं। ये हमारी आ गई मेन लाइन। यहां पे हमने बना दिया फ्यूज। फ्यूज से गुजारने के बाद मैं इसको ज़रा सिंपल कर दूंगा। यहां पे हमारा आ गया MOV। पहली सूरत हाल ये थी कि ये है हमारा फ्यूज। करंट हमने यहां पे अप्लाई की 220 वोल्ट। हमारा सर्किट नॉर्मली करंट ले रहा है, काम कर रहा है। किसी वजह से आगे शॉर्ट सर्किट हुआ, उस शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फ्यूज ब्लो कर जाएगा। ये अगर 3 एम्पेयर का फ्यूज है, मैं देखता हूं कितना है ये देखें तो 3.15 एम्पेयर का फ्यूज है। 3.15 250 वोल्ट। जब 3.15 से जो ही इसकी करंट बढ़ेगी तो ये क्या होगा, फ्यूज ब्लो हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। तो ये है हमारी ओवर करंट प्रोटेक्शन। अगर किसी वजह से आपके इनपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी बनावट ऐसी है, ये खुद ब खुद शार्ट हो जाएगा। और ये शार्ट इतने बुरे तरीके से होता है, जब वोल्टेज होते हैं ये खुद तो बेचारा उड़ जाता है, लेकिन खुद तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अगले सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? जो ही ये शॉर्ट हुआ तो पहले हमारा करंट जो है वो अगले सर्किट में से गुजर के आ रही थी। अभी करंट को सबसे इजी पाथ मिल गया, ये शॉर्ट हो गया। इसकी प्लेट्स आपस में जॉइंट हो गई, इसकी इंटरनल जो इंसुलेशन थी वो ख़त्म हो जाती है। इसके ख़त्म होने से हमारा क्या होगा कि पाथ इजी हो गया, ये फ्यूज को करंट मिलेगी और फ्यूज ब्लो कर जाएगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसके बाद ये हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है C917। ये कैपेसिटर हमारे पास लगा हुआ है जो कि ग्राउंड के साथ, जो कि गुड अर्थ के साथ ये कनेक्ट होता है, चेसिस के साथ कनेक्ट होता है। ये चेसिस से अगर कोई फेज आता है, कोई चीज आती है, तो ये उसको ग्राउंड करने के काम आता है। तो अगर यहाँ पे कोई स्पाइक आएगी तो उसको भी ये अर्थ कर देगा। यहां से गुजरने के बाद एक चीज आगे आ गई, इसको कहते हैं एनटीसी रजिस्टर। यहां से हमने वोल्टेज गुजारे, फ्यूज में से करंट गुजरी, यहां पे आई। यहां से गुजरने के बाद अगर देखें तो जंपर में से गुजरने के बाद एक ऐड चला गया रिले पे। रिले इस वक्त ऑफ है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप सीधे यहां पे आ जाइए। जब यहां पे आए तो हम कहते हैं यहां पे लगा हुआ हमारा वोल्टेज अरेस्टर। एक मेन लाइन डायरेक्टली अरेस्टर पे लगी हुई है, MOV पे लगी हुई है, और दूसरी लाइन थ्रू दिस जंपर, थ्रू दिस फ्यूज इस लाइन पे आ गई। किसी भी सूरत में वोल्टेज इंक्रीज हुए, आपके पास 400 वोल्ट आ गए तो ये शॉर्ट हुआ। शॉर्ट होने से क्या होगा कि ये फ्यूज आपका उड़ जाएगा और ये सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप फ्यूज को कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर लें, कंटिन्यूटी पे रखें। यहां पे देखिए तो इस लाइन से चलेंगे तो ये फ्यूज हमारा चेक हो गया। ये लाइन डायरेक्ट जुड़ी हुई है। इसके बाद फ्यूज पे आए, फ्यूज चेक हो गया। जंपर पे आए, यहां पे आ गए। ये हमारा यहां से लेके यहां तक पाथ मुकम्मल हो गया। इसका मतलब है यहां से ये 2-3 कंपोनेंट क्लियर है, रास्ता क्लियर है। ये लाइन यहां से लेके यहां पे आ गई। अभी होगा क्या?
अभी यहाँ से ये सर्किट ऐसे चला, यहाँ तक हमारे पास 0 ओम रेजिस्टेंस है, लेकिन आगे देखें तो ये एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया और इसके बाद इसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, इस करंट को इस साइड पे। अगर डायग्राम में देखेंगे तो जो हमारा फ्यूज के बाद वाला सर्किट है वो जंपर से गुजरेगा, जंपर से गुजरने के बाद क्या होगा, इस एनटीसी में से गुजरेगा। तो एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर है। इसका काम क्या है कि जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। पहला काम तो ये करता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी जो करंट कंजम्पशन है वो चेंज होती है, तो ये उसको कंपनसेट करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके बोर्ड के अंदर कंपोनेंट की करंट कंजम्पशन बढ़ेगी। जो बढ़ेगी तो उसको एक लिमिट तक ये कंट्रोल करवाएगा। जब ये टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो मैंने अपने टेस्ट वीडियो कि आप इस एनटीसी को कैसे टेस्ट करते हैं वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। एक तो काम इसने ये किया, दूसरा काम किया कि टेम्परेचर को कंपनसेट करवा दिया, और दूसरा काम ये है कि जो ही हमारे ये कैपेसिटर वगैरह जितने सर्किट जब ये ऑफ हालत में है, जो ही हम ऑन करेंगे तो ये फौरन करंट ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है कि उस करंट को लिमिट करवाता है। इसके दो काम हो गए, पहला काम टेम्परेचर कंपनसेशन, और दूसरा इस कंपोनेंट ने, ये कंपोनेंट है किस तरह का, ये इस तरह का है। कभी ये ब्लू कलर में होगा, नॉर्मली ये ब्लैक कलर में आता है। इसकी नॉर्मली 10 ओम रजिस्टर होती है, 10, 11, 12, 8, 7, 5 इस तरह रजिस्टर होती है, और जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। ये वाला कंपोनेंट, इसकी निशानी कैसे है कि रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर 2-3 तरह की इसकी निशानियां होती हैं कंपोनेंट के, जिसका बनावट है। एक तो इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो ये है, इसको साथ बाजू का एनटीसी लिखा जाता है, और किसी जगह पे इसकी रेजिस्टेंस हो गई। आम पोटेंशियोमीटर के अंदर एक एरो होता है, इसके अंदर 2 एरो होते हैं। किसी जगह पे ये होगा और यहां पे ये आ जाएगा, किसी जगह पे ये रेजिस्टर बना, ये मैंने रेजिस्टर के बजाय इंडक्टर ही बना दिया, और यहां पे एनटीसी लिख दिया। बात एक ही है, जो भी होगा इसका। अभी देखिए इस लाइन को पकड़ें आप, मल्टीमीटर यहां पे रखें, ये ऐसे चलाते हुए यहां पे आए तो ये हमारा सर्किट यहां पे आ गया। अभी देखें तो इसकी 12 ओम रजिस्टर है, क्योंकि इस वक्त एयर कंडीशन चल रहा है। ये 10 ओम की रजिस्टेंस है, लेकिन टेम्परेचर मेरे पास डाउन है तो इस वक्त ये 12 ओम है। अगर ये नॉर्मल 25 डिग्री पे होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस होगी। नॉर्मली देखिए ये 12 ओम रेजिस्टेंस है। मैं इसको गर्म करता हूं जरा, इसको करते हैं हीट अप। ये मैंने हीटअप किया। हीटअप करने के बाद अभी इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं, इस एंड से लेके तो इसकी 3 ओम रेजिस्टेंस होगी। अब ये देखें, अभी ये दोबारा फिर से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी। तो ये टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। अभी क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल करंट है यहां से आई, गुजरने के बाद अगर आप देखें तो एक पैरेलल पाथ है इसका, रिले वाला। इसको मैंने कहा है कि बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये रिले जब एक्टिव होती है तो एक्चुअली ये इस एनटीसी को बाईपास कर देती है।
उस वक्त हमारी करंट का पाथ ये हो जाता है। जो हमारी ये लाइन आ रही है वो बाद में होगी, जब एंड पे पावर सप्लाई हम फुली ऑन कर लेंगे उस वक्त ये बाईपास हो जाएगा और पाथ ये हो जाएगा। अभी इसके बाद डायग्राम के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, 1 और 2। ये क्या है? L817 L818 दो रजिस्टर, दो कॉइल हैं। एक कॉइल के अंदर फिर से एक थायरिस्टर लगा हुआ है, फिर से एक एनटीसी लगा हुआ है। जो हमारी रजिस्टर है, जो हमारी कॉइल है 817, यहाँ पे दो कॉइल लगी हुई हैं। एक का नंबर है 817 और एक का नंबर है 817 और 818। ये 817 है और ये 818 है। 817 के अंदर फिर से एक एनटीसी लगा हुआ है, फिर से एक यही वाला कंपोनेंट करंट कंट्रोल के लिए अंदर लगा हुआ है। ये क्या करेगा? ये भी ओवर करंट सर्ज को, जो यकदम करंट का लोड पड़ता है उस लोड को कंपनसेट करवाएगा। ये वाला ये दो कंपोनेंट दोनों लाइन में लगे हुए हैं, फेज में भी और न्यूट्रल में भी। एक के अंदर सादा कॉइल है और एक के अंदर कॉइल प्लस एनटीसी, दो चीज़ें लगी हुई हैं। इस दोनों का नंबर मुख्तलिफ है, दोनों का काम मुख्तलिफ है, दोनों आपस में पैरेलल में काम करती हैं। इसके बाद आगे आ जाइए तो यहाँ पे AC3 और AC4 के टर्मिनल हैं। ये दोनों कॉइल गुजरने के बाद आगे हमारा टर्मिनल आ गया ये वाला। यहाँ पे हमारा आ गया LC फिल्टर, ड्यूल लाइन फिल्टर। पहले इसने कंपनसेट करवाया वोल्टेज को, लेवल को, और इसने क्या किया? ये सर्ज करंट से प्रोटेक्ट करवाएगा, ये भी सर्ज करंट से प्रोटेक्ट करवाएगा, प्लस हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स को रिमूव करवाएगा। इसको कहते हैं EMI फिल्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिल्टर। ये RLC है। यहाँ पे कैसे RLC है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए तो ये इंडक्टर से गुजरने के बाद हमारे पास ये मेन कॉइल आ जाती है। ये कॉइल में से एक लाइन गुजरने के बाद इस कॉइल पे आ गई, इससे इस पे आ गई। ये ड्यूल लाइन फिल्टर हो गया। एक लाइन ये, एक लाइन ये। इसके बाद अगर आप देखें 1 2 3, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, तो ये 6 SMD रजिस्टर हैं, सरफेस माउंटेड रजिस्टर हैं 6 अदद। 1 मेगा की हर रजिस्टर है और 1 2 3 और 3 मेगा की ये रजिस्टर आ गई और आपस में है पैरेलल में। और साथ में एक लगा हुआ है कैपेसिटर इस जगह पे। थोड़ा सा इसी को अगर आप रिवर्स करें तो ये ब्लू रंग का कैपेसिटर आ गया। ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, ड्यूल लाइन फिल्टर हमारा, और ये रजिस्टर, ये तीनों पैरेलल में आ गए। ये हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव करते हैं। इसके बाद फिर से हमारा उसी तरह की दो कॉइल्स आ गई। यहाँ पे ये आ गई 819, 822, 845। ये कॉइल सेट आ गया। ये कॉइल सेट हमारा ये लगा हुआ है। यहाँ पे इस वक्त ये पॉइंट है, इसके 6 बने हुए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट बने हुए हैं। लेकिन इसमें से हर सर्किट के हिसाब से, हर मॉडल के हिसाब से ये कॉइल चेंज होगी। अगर ये तोशिबा में लगा हुआ है तो ये कॉइल यहाँ पे होगी, दूसरे मॉडल के लिए है तो यहाँ पे और कॉइल होगी, तीसरे मॉडल के लिए करंट को कंट्रोल करवाने के लिए। ये हमारे पास 5 पॉइंट बने हुए हैं इसके। इसके बाद देखिए तो ये जा रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर के 2 पॉइंट्स के ऊपर, एक लाइन
दूसरी लाइन, ये ब्रिज रेक्टिफायर के 2 पॉइंट्स के ऊपर आ गए। यहाँ तक हमारा फिल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारे एसी वोल्टेज होते हैं। जो हम एसी वोल्ट अप्लाई करते हैं वो यहाँ तक आते हैं। इस सर्किट को हम इधर तक ही छोड़ते हैं। इसके बाद आगे हमारा डीसी सर्किट शुरू हो जाएगा, डीसी बस बार। तो हमने पहले सर्किट में देखा, एक हमारे पास एक लाइन, दूसरी लाइन। पहली लाइन हमने डायरेक्ट इन फिल्टर पे ले आए, दूसरी लाइन को फ्यूज में से गुजारा, जंपर से गुजारने के बाद इसके पैरेलल में यहाँ पे ले आए। इसके बाद ये लाइन इस पे आई, एनटीसी पे, एनटीसी से गुजारने के बाद हमने कहा ये लाइन आ गई हमारे चौक पे, इंडक्टर पे। तो इंडक्टर में से गुजरने के बाद हमारे पास RLC, इंडक्टर और कैपेसिटर फ्रंट पे हैं, रेजिस्टर इसके रियर साइड पे हैं। उसमें से गुजारी फाइन फ्रीक्वेंसी, खालिस फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है वो गुजरने के बाद इन चोक्स में से गुजरेगी। यहाँ से गुजारने के बाद हमने कहा ये वोल्टेज हमारे पहुँच गए AC वोल्ट इस ब्रिज रेक्टिफायर की पिन नंबर 2 और 3 पे। यहाँ पे इसकी पिन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमारे ये वोल्टेज यहाँ पे पहुँच गए। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए अगर आपका जी चाहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर लीजिए। और अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो मैं आपको वेलकम कहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि